आज हमने पढ़ना है एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या हैं और इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं और हम कैसे डिटरमिन करते हैं कि दिया गया ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये एरोमेटिक है या नहीं, आज हम लोग इस लेक्चर के अंदर देखने वाले हैं। ठीक है। जनरली क्या होता है कि ज़मीन से चीज़ें निकाली जाती हैं और अगर पेट्रोलियम की बात की जाए तो पेट्रोलियम को निकाल के फ्रैक्शनेटिंग टावर के अंदर लेके जाया जाता है और फ्रैक्शनेटिंग टावर के अंदर हम लोग उसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के ज़रिए हम उसकी मुख्तलिफ़ फ्रैक्शंस बना लेते हैं और बॉइलिंग पॉइंट की बेसिस पे हम उनको सेपरेट आउट कर लेते हैं। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स भी उसी का ही कंपोनेंट होते हैं, उसी में से निकलते हैं। इनके ख़ास स्मेल होती है, करैक्टरिस्टिक स्मेल होती है जिससे ये आइडेंटिफाई किए जाते हैं और इनके कई मेडिसिनल यूजेस भी हैं और फ्यूल के तौर पे भी इस्तेमाल किए जाते हैं। तो अब हम लोग देखने वाले हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। कुछ कॉमन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनसे हम लोग बता सकते हैं फिज़िकली कि ये एरोमेटिक है कि नहीं है। ठीक है। तो फर्स्ट वन है हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड्स गिव्स करैक्टरिस्टिक अरोमा। मतलब इनकी एक अलग से स्मेल होती है। अगर आप इनको सूंघे नाक से तो पेट्रोलियम लाइक आपको स्मेल आएगी उसकी। ठीक है। तो उससे बता सकते हैं कि ये एरोमेटिक है। दूसरी बात, हाईली स्टेबल होते हैं, ये हाईली स्टेबल। ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं साथ में, दे डू नॉट अंडरगो रिएक्शंस ईजीली। मतलब आसानी से रिएक्शन नहीं करते। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यही प्रिंसिपल है, जो चीज़ें ज़्यादा स्टेबल हैं वो रिएक्शन नहीं करती, जो अनस्टेबल हैं वही रिएक्शन करती हैं। अब ये एरोमेटिक हैं तो इस केस के अंदर क्या होगा, वो रिएक्शंस नहीं देंगे। तीसरी चीज़, दे आर वोलाटाइल। जनरली वो वोलाटाइल होते हैं, मतलब आप खुला रखें उनको तो वो उड़ जाते हैं। दे कैन ईजीली बी इग्नाइटेड। ठीक है। उनको हम लोग आसानी से जला सकते हैं। मतलब आप उनको फायर करें तो फायर से उनका ऑक्सीडेशन होता है और आपके पास के एरोमेटिक कंपाउंड प्लस ऑक्सीजन दे दें और साथ में उसको हीट कर दें या आप उसको स्पार्क करें, मतलब कि चिंगारी लगाएं आग की, तो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मिलता है। ठीक है बात, क्योंकि इसके अंदर सारा क्या होता है, कार्बन का कंटेंट वो कार्बन डाइऑक्साइड में बदलता है और हाइड्रोजन सारे हाइड्रोजन ऑक्साइड में बदलते हैं या डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड या वाटर में बदलते हैं। तो दीज आर सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड जिनको हम लोग आइडेंटिफाई करके या फिज़िकली बता सकते हैं कि कोई चीज़ एरोमेटिक है या नहीं है। सोर्सेज की बात की जाए, सोर्सेज तो कहाँ कहाँ से आते हैं, तो दो तरह के सोर्सेज हैं हमारे पास। एक तो हैं नेचुरल, ठीक है, और नेचुरल कहाँ से आते हैं, वो आते हैं हमारे पास फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम। ठीक है, ये वह ज़मीन से भी निकलते हैं। दूसरे सोर्सेज हैं सिंथेटिक, और ये बनाए जाते हैं लैब्स के अंदर और इंडस्ट्रीज़ के अंदर। ठीक है। एरोमेटिक कंपाउंड्स जहाँ पे ज़मीन से नहीं निकलते तो वो लैब्स के अंदर या इंडस्ट्रीज़ लगी होती हैं वो बनाते हैं, वरना अगर कहीं से पेट्रोलियम निकलता है तो उसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की एक फ्रैक्शन एरोमेटिक कंपाउंड भी होते ही होते हैं। ठीक है। अब देखते हैं हम लोग कंडीशंस ऑफ एरोमेटिसिटी। कंडीशंस ऑफ एरोमेटिसिटी, यानी कि कब हम लोग किसी कंपाउंड को एरोमेटिक बोलेंगे। ठीक है। सबसे पहले, एवरी एटम शुड बी sp2 और sp हाइब्रिड या हाइब्रिडाइज्ड। मतलब या तो डबल बॉन्ड होना चाहिए या ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। दूसरी बात,
क्लोज्ड कॉन्जुगेशन होनी चाहिए। मतलब ओपन चेन वाले स्ट्रक्चर के अंदर एरोमेटिसिटी कभी नहीं आएगी। क्लोज का मतलब रिंग वाले स्ट्रक्चर के अंदर ही एरोमेटिसिटी आएगी और उनमें भी कॉन्जुगेशन होनी चाहिए। ठीक है, तीसरी बात, मॉलिक्यूल प्लेनर होना चाहिए। ठीक है, और चौथी बात जो इम्पोर्टेंट है वो है फॉलो हक्कल रूल, हक्कल्स रूल ऑफ एरोमेटिसिटी। ठीक है, हक्कल एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बोला कि अगर 2 या 6 या 10 या 14 इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन हो किसी चीज़ के पास, वो एरोमेटिक होगी। तो इसी रूल को क्या बोला जाएगा? हक्कल रूल ऑफ एरोमेटिसिटी। और ये क्या रूल है कि नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स शुड बी इक्वल टू 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। अगर किसी के पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन हैं वो एरोमेटिक होगा। और यहाँ पे लेट n इज़ इक्वल टू 0 होगा तो कितने इलेक्ट्रॉन बनते हैं पाई इलेक्ट्रॉन? वो बनते हैं 0 रखेंगे तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन। n अगर 1 होगा तो कितने होंगे आपके पास पाई इलेक्ट्रॉन? 4 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, उसके बाद n इज़ इक्वल टू 2 हो जाएगा तो कितने होंगे पाई इलेक्ट्रॉन्स? 2 4 बार 8 और 2 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, या इसको पाई लिखें। n इज़ इक्वल टू 3, 3 4 बार 12 और 2 14। तो पाई इलेक्ट्रॉन अगर किसी के पास 14 आ जाएंगे तो वो भी क्या होगा? एरोमेटिक होगा ही होगा। ठीक है, यानी कि किसी भी कंपाउंड के पास अगर 2 पाई 6 पाई 10 पाई 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो एरोमेटिक होगा। अगर ये नहीं है तो वो या तो नॉन एरोमेटिक होगा या एंटी एरोमेटिक होगा आपके पास। ठीक है, तो ये अगर चारों की चारों कंडीशन कोई कंपाउंड फॉलो करता है इसका मतलब है कि वो क्या है? एरोमेटिक होगा। फॉर एग्जांपल ये आपके पास बेंजीन है ये। ठीक है, अगर इसका हम लोग स्ट्रक्चर बनाएं तो इस तरह का कुछ बनाएंगे हम लोग। इस तरह। ठीक है, ये इस तरह इसमें पाई बॉन्ड जो है ये डिस्पर्स्ड है, ऊपर भी और नीचे भी। यानी कि अगर हम लोग इस हाथ को रिंग माने तो ऊपर भी एक पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होगा और नीचे भी होगा, और ये स्टैटिक होगा, घूम नहीं रहे होते। ठीक है, तो इस तरह का स्ट्रक्चर है। अब इसमें अगर कंडीशन देखें तो हम लोग देख सकते हैं एवरी एटम शुड बी sp2 हाइब्रिडाइज। तो sp2 होती है हर कार्बन की, तो पहली कंडीशन फुलफ़िल हो गई। कॉन्जुगेशन, क्लोज कॉन्जुगेशन होती है क्योंकि हमें पता है बेंजीन का ये भी स्ट्रक्चर है एक। ठीक है, तो हम लोग क्लोज कॉन्जुगेशन कैसे देखते हैं? डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, इस तरह ये क्लोज कॉन्जुगेशन है। प्लेनर है, प्लेन से मुराद है प्लेन में पड़ा हुआ, ये परपेंडिकुलर प्लेन में है। ठीक है, और फॉलो हक्कल रूल, इसके अंदर कितने पाई इलेक्ट्रॉन हैं? 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 4 पाई इलेक्ट्रॉन और 6 पाई इलेक्ट्रॉन। 6 हक्कल रूल को फॉलो करता है। इसका मतलब चारों कंडीशन इस बेंजीन ने फुलफ़िल की हैं, तो ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है। और बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड की टिपिकल एग्जांपल है। टिपिकल से मुराद है कि ये हर जगह दिए जाने वाली ये एग्जांपल है। ठीक है, उसके बाद अगर देखें टाइप्स ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स, तो हमारे पास मेन 2 टाइप्स हैं। पहली तो है हमारे पास बेंजेनॉइड और दूसरी है नॉन बेंजेनॉइड। ठीक है, बेंजेनॉइड का मतलब है एटलीस्ट 1 बेंजीन रिंग मस्ट बी प्रेजेंट।
और नॉन बेंजीनाइड का मतलब है नो बेंजीन रिंग शुड बी देयर। ठीक है, ये गलत कंसेप्ट बन चुका है कि बेंजीन वाले कंपाउंड ही एरोमेटिक होते हैं, जिनमें बेंजीन नहीं है वो एरोमेटिक नहीं होंगे। नॉन बेंजेनाइड कंपाउंड यानी कि जिनके अंदर बेंजीन नहीं है वो भी एरोमेटिक का निकलते हैं, वो इन चारों कंडीशन को फुलफ़िल करते हैं, तो हम उनको एरोमेटिक बोलेंगे ही बोलेंगे। ठीक है, और बेंजेनाइड कंपाउंड के अंदर आगे दो कैटेगरीज हैं हमारे पास। ठीक है, एक हमारे पास है फ्यूज्ड रिंग और दूसरी आती है हमारे पास आइसोलेटेड। ठीक है, इनको बोलेंगे फ्यूज्ड रिंग बेंजीनाइड एरोमेटिक कंपाउंड्स, उनको क्या बोलेंगे, आइसोलेटेड बेंजीनाइड कंपाउंड्स। अब फ्यूज्ड रिंग से क्या मुराद है, मतलब कि बेंजीन रिंग्स आर फ्यूज्ड विथ ईच अदर। ठीक है बात, मतलब कहने का ये एक बेंजीन रिंग है, ये दूसरी रिंग है, तो ये एक दूसरे के साथ क्या है, अटैच है, एक ही इस बॉन्ड के ज़रिए, या दो कॉमन कार्बन एटम्स हैं, तो ये फ्यूज्ड हैं। ठीक है, इसको क्या बोला जाएगा, नेफ्थालीन। नेफ्थालीन। उसके अलावा अगर तीन आ जाएं, ये भी फ्यूज्ड हैं आपस में, इसका नाम क्या बोलेंगे हम लोग, एंथ्रासीन। एंथ्रासीन। अगर तीन इसी पैटर्न से आ जाएं हमारे पास, इस पैटर्न से, तो इसको बोला जाता है फिनेंथ्रीन। ठीक है, ये सारी रिंग्स आपस में फ्यूज्ड हैं, मतलब कॉमन वाल से जुड़ी हुई हैं, ये देखें, तो इनको क्या बोला जाएगा, फ्यूज्ड रिंग बेंजेनाइड एरोमेटिक कंपाउंड्स। आइसोलेटेड से क्या मुराद है, इंडिविजुअल बेंजीन रिंग शुड बी देयर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक बेंजीन रिंग है सिंगल बॉन्ड, ये फिर बेंजीन रिंग आ गया। ठीक है, अब देखें, ये अलग से एरोमेटिक है, ये अलग से एरोमेटिक है, लेकिन ये एक दूसरे से अटैच्ड हैं, लेकिन फ्यूज़ नहीं है। फ्यूज़ में कॉमन कार्बन्स होते हैं, इनमें कॉमन कार्बन नहीं है, ये 6 कार्बन है, ये भी 6 कार्बन है, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ ये एरोमेटिक है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ ये एरोमेटिक है। लेकिन इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 10 पाई, इसमें कितने हैं, 14 पाई, और इसमें कितने हैं, 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके पास। ठीक है, सो दिस इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स, जिसके अंदर आप लोग किसी भी कंपाउंड को बोलने से पहले इस क्लासिफिकेशन के थ्रू उसको आइडेंटिफाई करेंगे ये कौन सा है और इसको क्या बोलना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 3 तरह की क्लासिफिकेशन कर सकते हैं हम लोग, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक। कुछ पॉइंट्स हैं जिनकी बेसिस पे हम लोग बता सकते हैं कि कोई चीज़ एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है। ठीक है, लेकिन इनसे पहले अगर स्टेबिलिटी की बात की जाए, अगर हम लोग स्टेबिलिटी का क्राइटेरिया देखें, तो सबसे ज़्यादा चीज़ स्टेबल होगी एरोमेटिक। ठीक है, उसके बाद नॉन एरोमेटिक, ठीक है, और उसके बाद एंटी एरोमेटिक। ठीक है, मतलब एरोमेटिक सबसे ज़्यादा स्टेबल निकलेंगी, उसके बाद नॉन एरोमेटिक और उसके बाद एंटी एरोमेटिक। अगर कोई चीज़ नॉन एरोमेटिक है उसकी टेंडेंसी होगी कि वो एरोमेटिक हो जाए किसी तरीके से, अगर कोई एंटी एरोमेटिक है उसकी ये टेंडेंसी होगी कि वो नॉन एरोमेटिक हो फिर एरोमेटिक हो जाए, क्योंकि एरोमेटिक सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं और हर चीज़ की ये ख्वाहिश होती है कि वो स्टेबल तरीन फॉर्म के अंदर रहे। ठीक है, अब एरोमेटिक को पहचानने के हमारे पास 4
पॉइंट्स हैं वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन क्या होना चाहिए आपके पास? sp2 या sp एटम होना चाहिए। दूसरा प्लेनर होना चाहिए। तीसरा साइक्लिक और साथ में क्लोज्ड कॉन्जुगेशन होनी चाहिए। ठीक है। और चौथा पॉइंट क्या होना चाहिए आपके पास? हक्कल रूल ऑफ एरोमेटिसिटी फॉलो होना चाहिए। ठीक है, वो क्या है आपके पास? हक्कल रूल वो है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यानी कि 2, 6, 10 और 14 इलेक्ट्रॉन जैसा सिस्टम अगर हो आपके पास तो उसको क्या बोलेंगे? एरोमेटिक है ये। यानी कि एक कंपाउंड के लिए एरोमेटिक होने के लिए ये 4 पॉइंट्स फुलफ़िल करना लाजमी है आपके पास। ठीक है। अच्छा, अब अगर एंटी एरोमेटिक को आइडेंटिफाई करना हो तो कैसे करते हैं? इसकी भी 4 ही कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है? sp2 एटम होना चाहिए या sp एटम्स होने चाहिए। दूसरी क्या है? प्लेनर होना चाहिए स्ट्रक्चर। तीसरा क्या है? साइक्लिक और क्लोज्ड कॉन्जुगेशन होनी चाहिए। ठीक है। और चौथी कंडीशन क्या है? हक्कल रूल ऑफ एंटी एरोमेटिसिटी। ठीक है, ये इसी को बोला जाता है मोबियस रूल फॉलो करना चाहिए। चारों पॉइंट्स में तीनों पॉइंट्स ऊपर वाले और इसके 3 सेम है। फ़र्क कहाँ पे है? हक्कल रूल ऑफ एरोमेटिसिटी में। और यहाँ पे कौन सा लगेगा? हक्कल रूल ऑफ एंटी एरोमेटिसिटी या मोबियस रूल। और वो क्या रूल है कि हक्कल रूल ऑफ एंटी एरोमेटिसिटी, वो क्या सिटी रूल क्या है? 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स हों आपके पास। ठीक है, मतलब या तो 4 हों या 8 हों या 12 हों या 16 इलेक्ट्रॉन्स हों, पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसको बोला जाएगा हक्कल रूल ऑफ एंटी एरोमेटिसिटी या मोबियस रूल ऑफ एंटी एरोमेटिसिटी। ठीक है बात। अब नॉन एरोमेटिक के अंदर क्या आ जाएगा? इसके अंदर इन चारों पॉइंट्स को छोड़ के या इन पॉइंट्स को छोड़ के बाकी कोई भी कंपाउंड आ जाए उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन एरोमेटिक। फॉर एग्जांपल sp3 कार्बन आ जाए अगर, उसके बाद नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर आ जाए, अगर नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर आ जाए आपके पास। तीसरे नंबर पे आ जाए क्या आपके पास? ओपन चेन आ जाए। ठीक होगी बात। ओपन चेन अगर आ जाएगा तो वो भी नॉन एरोमेटिक होगा। अगर क्लोज चेन होगा तो वो इन दोनों में से होगा। इन दोनों में से कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे? हक्कल रूल ऑफ एरोमेटिसिटी या हक्कल रूल ऑफ एंटी एरोमेटिसिटी। अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स लिखेंगे, फिर डिसाइड करेंगे कि कौन से एरोमेटिक हैं, कौन से नॉन एरोमेटिक हैं और कौन से एंटी एरोमेटिक हैं। अब हमने आइडेंटिफाई करने एरोमेटिक कंपाउंड कौन से हैं, कौन से नॉन एरोमेटिक हैं, कौन से एंटी एरोमेटिक हैं। ठीक है, चारों कंडीशन को देखेंगे। प्लेनर है, ये डेफिनेटली है। उसके बाद साइक्लिक है, इसका मतलब है ठीक है ये भी, दूसरी कंडीशन भी। उसके बाद क्या ये क्लोज कॉन्जुगेशन है? डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। और उसके बाद कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 2 2 4 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब है ये क्या है? एरोमेटिक है। उसके बाद ये क्या हो जाएगा? आपने क्या करना है? सिर्फ रिंग वाले स्ट्रक्चर को देखना होता है। तो ये सेम एज बेंजीन है, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ ये भी क्या हो जाएगा? एरोमेटिक। ठीक है, ग्रुप कोई भी हो, ग्रुप को नहीं देखना क्योंकि ये तो ओपन चेन है, ये क्लोज्ड है, तो क्लोज्ड वाले को आप लोग लेंगे। यहाँ पे ये सेम, फिर ये रिंग आ चुकी है। लोन पेयर आल्दो रेजोनेंस के साथ कर रहा है लेकिन ये ओपन चेन के अंदर शुमार हो रहा है, ये क्लोज चेन है 6 पाई इलेक्ट्रॉनों के साथ, ये भी क्या है? एरोमेटिक है। ठीक है, अब आपने ऐसे केसेस के अंदर क्या करना होता है? आपने अलग अलग रिंग को काउंट नहीं करना बल्कि इसको ऐसे कंसिडर करना है एक सिस्टम। ठीक है, इसको बोला जाता है पेरीफेरल एरोमेटिसिटी। ठीक है, मतलब अगर फ्यूज सिस्टम आ जाए तो आपने
पूरा एज ए होल सिस्टम को कवर करना है, नॉट कि आप इंडिविजुअल रिंग को काउंट करें। जैसे ये ब्लैक के साथ मैंने किया है तो आपने इसको एक रिंग मानना है, ठीक है। कैसे अब करेंगे इसको, तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। और 10 पाई इलेक्ट्रॉनों वाला क्या होता है, एरोमेटिक होता है बस, ठीक है। इसी तरीके से ये सिस्टम क्या हो जाएगा, ये वाला तो एरोमेटिक है, पेरिफेरल एरोमेटिसिटी की वजह है, ठीक है। ये पेरीफेरी हम लोग ने कवर किया। उसके बाद ये ग्रुप लगा हुआ है, नो टेंशन, तो आपके पास 10 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ ये भी एरोमेटिक हो जाएगा। ये वाला सिस्टम एरोमेटिक है। ये वाला क्या है, ये वाला कार्बन ही क्या आ चुका है, sp3 आ चुका है। लेकिन ये सिस्टम क्या है, ये एरोमेटिक है, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, एरोमेटिक ही बोलेंगे 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि sp3 कार्बन है तो ये नॉन एरोमेटिक है। जब ये बना होगा तो इसका पेरेंट क्या होगा, ये चीज़ ही होगी, मतलब कि एरोमेटिक ही होगा इसका, ठीक है ना। मतलब जब आपको एरोमेटिक रिंग मिल जाए और कोई sp3 कार्बन मिल जाए, ठीक है, जो कि एरोमेटिक रिंग का पार्ट ना हो, सिर्फ वो रिंग प्योरली अगर एरोमेटिक है तो उसको एरोमेटिक बोलेंगे, ठीक है। अब ये देख लें, ये वाला हिस्सा क्या आ चुका है इसका, आल्दो क्लोज है लेकिन कंजुगेशन नहीं है, नो इशू। ये वाली रिंग क्या है आपके पास, एरोमेटिक है 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ, ठीक है। अब ये नॉन बेंजेनाइड कंपाउंड्स आ चुके हैं, इनके अंदर भी एरोमेटिसिटी है या नहीं बताना है, ठीक है। क्या ये प्लेनर है, डेफिनेटली प्लेनर है ये। क्या ये क्लोज्ड है, तो डेफिनेटली क्लोज्ड भी है। क्या ये साइक्लिक है, तो डेफिनेटली साइक्लिक भी है। और कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 और 1 2, ठीक है। क्योंकि ये रेजोनेंस के अंदर है, डबल सिंगल प्लस चार्ज, ठीक है। डबल सिंगल प्लस चार्ज का मतलब प्लस चार्ज के अंदर रेजोनेंस के अंदर है, तो इसका मतलब क्या है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है इसके पास। और 2 पाई वाला क्या होता है, एरोमेटिक होता है। इस तरह अगर नेगेटिव चार्ज आ जाए, नेगेटिव चार्ज प्लेनर है, क्लोज्ड भी है, साइक्लिक भी है, और 2 इलेक्ट्रॉन 2 इसके ऊपर हैं लेकिन कॉन्जुगेशन के अंदर हैं, तो इसके अंदर कितने 4 पाई इलेक्ट्रॉन हैं। और 4 पाई इलेक्ट्रॉन वाला क्या होता है, एंटी एरोमेटिक, ठीक होगी बात। साइक्लो ब्यूटाडाइन, ठीक है। अब ये प्लेनर है आपके पास, ठीक है, साइक्लिक है आपके पास, ठीक है। और उसके बाद ये कॉन्जुगेशन के अंदर है, ठीक है, क्योंकि डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल वगैरह। और इसके अंदर कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। तो क्या होता है, ये एंटी एरोमेटिक है इस स्टेट के अंदर, ठीक है। लेकिन ये क्या करता है अपने आप को, क्योंकि हमें पता है स्टेबिलिटी का ऑर्डर कि एरोमेटिक सबसे ज़्यादा स्टेबल, फिर नॉन एरोमेटिक, फिर एंटी एरोमेटिक। क्योंकि ये एंटी एरोमेटिक निकल आया है तो इसकी कोशिश होगी कि मैं एंटी एरोमेटिक ना हो के क्या हो जाऊं, नॉन एरोमेटिक या एरोमेटिक। तो फिर ये क्या करता है, ये अपने आप को इस तरह एडजस्ट करता है कि इसके 2 मॉलिक्यूल्स इस तरह मिलते हैं आपस में। ये बॉन्ड इधर से इधर अटैक करता है और ये इधर से इधर करता है, तो आपके पास कुछ इस तरह की चीज़ बन जाती है, ठीक है। ये एक रिंग थी, ये नए बॉन्ड बना और ये दूसरी रिंग थी, ठीक है। आपके पास ये नया बॉन्ड बन चुका है, ये इस तरह की रिंग बन चुकी है, ठीक है। तो अब ये रिंग का कार्बन क्या हो चुका है, sp3 हो चुका है, मतलब कि वो क्या हो चुका है, नॉन एरोमेटिक। तो अपने आप को ये किस तरह करके रखता है, नॉन एरोमेटिक, ठीक होगी बात। तो इसको क्या बोलेंगे आप लोग, नॉन एरोमेटिक बोलेंगे इसको, ठीक है। एंटी एरोमेटिक नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये अपने आप को एग्जिस्ट ही उस फॉर्म के अंदर करवाता है, इसलिए इसको हम लोग नॉन एरोमेटिक बोलेंगे, एंटी एरोमेटिक नहीं बोलेंगे, ठीक है। अब इसको देखेंगे, नेगेटिव चार्ज सिंगल डबल सिंगल नेगेटिव चार्ज, मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन, प्लेनर भी है, साइक्लिक भी है, कॉन्जुगेटेड भी है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है इसके पास, तो ये क्या हो जाएगा, एरोमेटिक, ठीक होगा। इसी का ये अगर डबल कैटायन ले लेंगे तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, कॉन्जुगेशन भी मौजूद है, प्लस सिंगल डबल सिंगल प्लस प्लस डबल सिंगल, ठीक है। तो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये भी क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। 1 पाई बॉन्ड के अंदर कितने होते हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। अब ये वाला, अगर आप इस बॉन्ड को ऐसे पोलराइज करवाएं, डबल है तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रख दें, इस जगह क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा, ठीक है। इस तरफ नेगेटिव, इसको भी ऐसे तोड़ें, कैसे तोड़ के हमने इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे प्लस चार्ज, तो ये देखें ये वाला हिस्सा बिल्कुल इस जैसा ही आ गया, तो ये भी क्या हो जाएगा, 2 पाई इलेक्ट्रॉनों के साथ एरोमेटिक हो जाएगा।
अगर कहीं पे बॉन्ड पोलराइज करवाने से सिस्टम एरोमेटिक हो रहा हो तो बॉन्ड ऑटोमेटिकली टूट जाता है। क्यों? क्योंकि एरोमेटिक होने से स्टेबिलिटी बढ़ती है। अब ये वाला, अब ये कैसे पोलराइज होगा? ये इस तरफ पोलराइज होगा, पोलराइज होकर क्या बनेगा? ओ नेगेटिव, यहाँ पे प्लस चार्ज ये। तो आप ये देखें कि ये वाला जो हिस्सा है ये तकरीबन इस तरह से ही बन चुका है, ठीक है। तो ये 2 पाई इलेक्ट्रॉनों के साथ क्या है? एरोमेटिक हो जाएगा। अब इसको बेशक आप पोलराइज भी करवा लें, ये वाला कार्बन क्या है? sp3। जब sp3 आ जाएगा तो क्या बोलेंगे इसको? नॉन एरोमेटिक, ठीक है बात। अब ये वाला साइक्लोपेंटा डाई इनाइल कार्बेनाइन इसको बोला जाता है। साइक्लोपेंटा मतलब 5 कार्बन वाला एक साइक्लिक, और पेंटा डाई इनाइल मतलब 2 इन बॉन्ड है, और YL जो है वो रेडिकल के नाम को। तो इसको क्लोज्ड भी है, ठीक है, कंजुगेटेड भी है, प्लेनर भी है। और कितने पाई इलेक्ट्रॉन हैं? 2, 2 4 और 2 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉनों के साथ ये क्या है? एरोमेटिक हो जाएगा। इसी तरीके से 2, 2 4 और यहाँ पे कुछ नहीं है, साइक्लिक भी है, कंजुगेटेड भी है, प्लेनर भी है, लेकिन कितने? 4 पाई इलेक्ट्रॉन हैं। तो ये क्या हो जाएगा? एंटी एरोमेटिक हो जाएगा आपके पास, ठीक होगी बात। और इसका नाम क्या हो जाएगा? साइक्लोपेंटा डाई इनाइल कार्बोकेटाइन। आपको पता है कार्बोकेटाइन क्या होता है? यहाँ पे sp2 होगा, ठीक है। अब ये वाला क्लोज्ड है, प्लेनर है, कंजुगेटेड है, इलेक्ट्रॉन गिनेंगे 2 और 2 4 हैं इसके अंदर, डबल सिंगल प्लस, डबल सिंगल प्लस, डबल सिंगल प्लस, डबल सिंगल प्लस, कंजुगेशन है। 4 पाई इलेक्ट्रॉनों के साथ ये क्या हो जाएगा आपके पास? एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, ठीक है बात। अब ये वाला आपको बेंजीन रिंग नज़र आ रही है, हमें ग्रुप से तो कोई लेना देना नहीं है, जो भी लगा हुआ हो, क्योंकि ये ओपन है तो ये एरोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। इसको बोला जाता है बेंजाइल कार्बोकेटाइन। इस तरीके से ये। अब इसका स्ट्रक्चर किस तरह हम लोग पोलराइज करें कि इंडिविजुअल रिंग एरोमेटिक हो जाए। अगर ये बॉन्ड पूरा इस तरफ टूट जाए तो क्या बनेगा? इस तरह का कुछ बनेगा। यहाँ पे प्लस चार्ज यहाँ से टूट के गया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, और ये इस तरह, ठीक है। अब ऊपर वाली रिंग देखेंगे, ये वाली, ये क्या हो चुकी है? एरोमेटिक। कैसी बन चुकी है? ये इस तरह की साइक्लोपेंटा डाई इनाइल कार्बोएनाइन, ये भी एरोमेटिक हो चुकी है। और ये वाला साइक्लोप्रोपिनाइल कार्बोकेटाइन, ये इस तरह की बन चुकी है, ये भी क्या है? एरोमेटिक। तो ये भी इंडिविजुअली एरोमेटिक है, तो ओवरऑल कंपाउंड क्या हो जाएगा? एरोमेटिक बन जाएगा, ठीक है। इससे पहले इसको सॉल्व करें। साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, और उसके बाद ये क्लोज कंजुगेशन भी है। 2, 2 4, 2 6 प्लस चार्ज, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉनों के साथ ये क्या है? एरोमेटिक है, ठीक है। इसको बोला जाता है ट्रोपाइलियम आयन, ट्रोपाइलियम आयन, ठीक है बात, ठीक है ना। ये एरोमेटिक है। अब इसको कैसे पोलराइज करवाएंगे? ये पूरा इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ पे अगर जाएगा तो क्या बनेगा आपके पास? ये 5 रिंग वाला एक स्ट्रक्चर, उसके बाद ये इस तरह का एक स्ट्रक्चर बन जाएगा, और यहाँ से बॉन्ड टूट के गया है, यहाँ पे प्लस चार्ज, यहाँ पे गया है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, और ये इस तरह, ठीक है। अब ऊपर वाली रिंग अलग से एरोमेटिक है 6 पाई इलेक्ट्रॉनों के साथ, ठीक है, और नीचे वाला रिंग ट्रोपाइलियम आयन ही बन चुका है, ये भी इसके अंदर भी क्या है? 6 पाई इलेक्ट्रॉन ही है, ये भी एरोमेटिक। तो ओवरऑल क्या होगा? ये कंपाउंड एरोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि आपने बॉन्ड को पोलराइज करवा लेना है, और पोलराइज उस डायरेक्शन में करवाना है कि दोनों रिंग क्या हो जाएं? आपके पास एरोमेटिक हो जाए। इसको ऐसे नहीं तोड़ना आपने कि आप यहाँ पे नेगेटिव रख लें, यहाँ पे प्लस, तो वो हाईली अनस्टेबल, क्योंकि प्लस वाला क्या होगा? साइक्लोप्रोपिनाइल कार्बोकेटाइन, जो कि आपके पास एंटी एरोमेटिक है। तो चीज़ें एरोमेटिक होना चाहती हैं क्योंकि एरोमेटिक की स्टेबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा होती है, ठीक है। अब इसको अगर देखें, क्लोज्ड भी है, कंजुगेटेड सिस्टम भी है, पाई बॉन्ड भी मौजूद हैं, और उसके बाद प्लेनर भी है, साइक्लिक भी है, 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, ये प्लस चार्ज है, इनको sp2 हो जाएगा, और ये भी क्या है? sp2 कंजुगेशन के अंदर इन्वॉल्व होंगे। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ ये क्या हो जाएगा? एरोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। इसको कभी कभार ऐसे भी लिखा जाता है, प्लस चार्ज इधर से ना लिख के वो क्या कर देते हैं? +2 ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, ऐसे ये बॉन्ड भी हटा देते हैं। तो उसका मतलब क्या होता है? यही है, ठीक है। अब क्लोज्ड भी है, कंजुगेटेड भी है, उसके बाद साइक्लिक भी है, प्लेनर भी इस फॉर्म के अंदर मौजूद है। लेकिन अगर इसकी एक्चुअल शेप देखी जाए तो ये क्या होता है आपके पास? चले पहले इसको निकाल लेते हैं कि ये इस फॉर्म के अंदर क्या है।
2 2 4 2 6 2 8 8 पाई इलेक्ट्रॉन वाले से क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, एंटी एरोमेटिक। ठीक है, लेकिन ये अपने आप को क्या करता है कि इस तरह तोड़ मोड़ के अपनी प्लेन चेंज कर लेता है, अपनी प्लेन चेंज कर लेता है। मान लीजिए ऐसा है तो ये कुछ ऐसा बन जाता है इस तरह से। ठीक है, ठीक है बात, ये इस तरह से, ठीक है ना। यहाँ पे बॉन्ड ये इस तरह बनवाएगा, 1 2 3, उसके बाद ये 4। ठीक है, इसको बोला जाता है टब लाइक शेप, टब लाइक। ये क्या होता है इस फॉर्म के अंदर, एंटी एरोमेटिक। लेकिन एंटी एरोमेटिक क्या होना चाहते हैं, या तो नॉन एरोमेटिक या एरोमेटिक। जब इसकी प्लेन चेंज हो जाएगी तो ये क्या हो जाता है, नॉन प्लेनर। क्या हो जाएगा, नॉन प्लेनर। और नॉन प्लेनर क्या हो जाएंगे, ना तो वो एरोमेटिक होते हैं ना एंटी एरोमेटिक होते हैं, बल्कि वो क्या बन जाते हैं, नॉन एरोमेटिक। ठीक है, तो नॉन प्लेनर क्या होंगे, नॉन एरोमेटिक। तो इसका मतलब है इस फॉर्म के अंदर मौजूद होता तो ये एंटी एरोमेटिक था, लेकिन इस फॉर्म के अंदर अगर अपना आपको कर लेगा ये, तो ये नॉन एरोमेटिक हो जाएगा, मतलब थोड़ी सी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन जो है ये एंटी एरोमेटिक नहीं है, बल्कि क्या है, नॉन एरोमेटिक है, क्योंकि ये अपने आप को या अपना प्लेन चेंज कर लेता है। ठीक है, आप इनको नोट कर लें। अब अगर इसको पोलराइजेशन करवाया जाए, अगर हम लोग इस तरह पोलराइज करवाएं कि इधर नेगेटिव चार्ज और इधर प्लस चार्ज आ जाए, तो ऊपर वाला तो रिंग एरोमेटिक हो जाएगा, लेकिन 2 4 6 8 इलेक्ट्रॉनों के साथ नीचे वाला क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग इस तरह पोलराइज करवाएं कि नेगेटिव चार्ज इस पर आए, इस पर प्लस आ जाए, तो ये ट्रोपाइलियम आयन बन जाएगा 6 पाई इलेक्ट्रॉनों के साथ, ऐसे प्लस रखने से, और यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, ऊपर वाला एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। मतलब किसी भी तरीके से इस बॉन्ड को तोड़ने से ये एक एरोमेटिक हो जाता है, दूसरा एंटी एरोमेटिक, बेशक वो ऊपर वाला हो या नीचे वाला। तो उस केस के अंदर पोलराइज नहीं करवाया जाता, तो फिर क्या लिखेंगे, डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, यानी कि चीज़ें एरोमेटिक होना चाहती हैं। अगर तो दोनों रिंग एरोमेटिक हों किसी बॉन्ड को तोड़ने से, तब तो वो बॉन्ड टूटेगा। अगर एक एरोमेटिक दूसरी एंटी एरोमेटिक, तो फिर उस केस के अंदर वो नहीं टूटेगा बॉन्ड। ठीक है, अब ये वाले केस को कैसे डिसाइड करेंगे, अब इसमें पेरीफ्री देख लेंगे इस तरह। ठीक है, ये वाला क्लोज्ड कॉन्जुगेशन है। ठीक है, और उसके बाद पाई इलेक्ट्रॉन गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो 14 पाई इलेक्ट्रॉनों वाला क्या होता है, एरोमेटिक। ठीक है, अब अगर इसको देखें तो इसकी पेरीफ्री गिन लेंगे, ये पेरीफ्री इस तरह आती है। ठीक है, क्लोज्ड भी है, कॉन्जुगेशन भी है, साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है। ठीक है, तो इसको देख लें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो ये भी 14 पाई इलेक्ट्रॉनों के साथ एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, इसको देख लेंगे पेरीफ्री को। ठीक है, जब भी फ्यूज रिंग आ जाए आपने पेरीफ्री को ही काउंट में लेके आना है, जहाँ जहाँ पाई इलेक्ट्रॉन फ्लो कर सकते हैं। ठीक है, क्लोज्ड है, कॉन्जुगेटेड है, इलेक्ट्रॉन गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सो 10 पाई इलेक्ट्रॉनों के साथ ये क्या है, एरोमेटिक है। ठीक है, अच्छा, जनरली एरोमेटिक कंपाउंड्स आर नॉट सपोज टू बी पोलर, लेकिन ये क्या होता है, ये अगर बॉन्ड इधर ट्रांसफ़र हो और ये वाला इधर ट्रांसफ़र हो, तो हम लोग एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर अगर ड्रा करें तो कैसा होगा, ये 7 मेंबर की रिंग, ठीक है, और ये 5 मेंबर की रिंग, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ चुका है, ये बॉन्ड यहाँ पे आ चुका है, और यहाँ पे टूट के गया है, तो यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा, और उसके बाद ये, उसके बाद यहाँ पे बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये एक बॉन्ड यहाँ पे भी है। ठीक है, तो आप ये देखें कि चार्जेस का फ़्लो यहाँ से यहाँ हो रहा है इस डायरेक्शन के अंदर, तो चार्जेस का फ़्लो अगर यहाँ पे यहाँ होगा तो ये प्लस चार्ज इस रिंग पे फैल जाएगा, नेगेटिव चार्ज इस रिंग पे फैल जाएगा। तो हम लोग इस तरह ज़ाहिर कर सकते हैं कि नेगेटिव चार्ज इस रिंग के ऊपर फैला हुआ है और प्लस चार्ज इस रिंग के ऊपर फैला हुआ है। तो प्लस से नेगेटिव की तरफ डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन शो की जाती है, तो उसका म्यू अगर हम लोग देखें तो वो नॉन ज़ीरो आता है, म्यू भी नॉन ज़ीरो आता है, और इसका क्योंकि चार्ज ट्रांसफ़र हुआ है इसका मतलब है इसका कलर भी आ जाएगा, और ये ब्लू कलर्ड होता है, ब्लू कलर्ड, ब्लू कलर्ड, और इसका नाम है एजुलीन।
इसका नाम क्या है, एजोलीन। तो अगर पूछा जाए एजोलीन एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक, तो वो क्या है, एरोमेटिक है। कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 10 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ। ये पोलर है, नॉन पोलर तो बोलेंगे ये पोलर है। और उसके बाद पोलर ही नहीं बल्कि ये क्योंकि चार्जेस डेवलप हो गए हैं उसकी केस के अंदर इनका जो फिज़िकल स्टेट है वो सॉलिड वैक्सी सॉलिड हो जाता है और कलर भी ये शो करता है, ठीक है। अब अगर इसकी बात की जाए तो इस केस के अंदर तो ये एंटी एरोमेटिक है। कैसे, 4 पाई इलेक्ट्रॉनों के साथ, ठीक है, तो हाईली अनस्टेबल। तो फिर ये क्या करता है, अपने आप के 2 मॉलिक्यूल, ठीक है, इस तरह ये डायमराइज करवाता है, ठीक है। ये अटैक इधर और ये वाला इधर, आपके पास कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है। ये वाला तो डिस्टर्ब नहीं हुआ, ये इसी तरह ही, ये दरम्यान में बॉन्ड ये वाला और ये वाला नया बन गया है, क्योंकि अब ये इसके अंदर क्या आ चुका है, sp3 कार्बन आ चुका है। इसका मतलब है ये क्या हो चुका है, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक हुआ, इसका मतलब इसकी स्टेबिलिटी बड़ी होगी, ठीक है। दूसरा तरीका इसके पास क्या होता है, एक ही मॉलिक्यूल की ये ऐसे बॉन्ड लेंथ बढ़ा देता है, इस तरह कर लेता है, ठीक है। ये डबल है, ये सिंगल, डबल, सिंगल, लेकिन रेजोनेंस का फिनोमेना कहता है ये सारी आइडेंटिकल हैं। और उसके बाद इसकी ये सारी बॉन्ड लेंथ जो है ये क्या है, सेम है, लेकिन ये क्या करता है, अपनी बॉन्ड लेंथ को बढ़ा देता है 2 को। यानी कि अगर इसको x और x माना जाए, ये y और ये y माना जाए, तो ये x को थोड़ा सा लेंथन कर लेता है, ये वाली लेंथ को, ताकि इसका जो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल वाला रेजोनेंस है वो रुक जाए। जब रेजोनेंस रुक जाएगा तो जो एरोमेटिसिटी की कंडीशंस के अंदर लिखा था कंजुगेशन, वो नेगलेक्ट हो जाती है, जिसके केस के अंदर वो भी क्या हो जाता है, ये नॉन एरोमेटिक बन जाता है, क्योंकि कंजुगेशन रुक चुकी है। जब नॉन एरोमेटिक है मतलब स्टेबिलिटी बढ़ गई है। तो ये साइक्लोब्यूटाडाइन 2 तरह से अपने आप को नॉन एरोमेटिक बना सकता है, या तो वो डायमराइज हो जाए या अपनी बॉन्ड लेंथ्स को खुद ब खुद वो लेंथन कर ले ताकि कंजुगेशन रुक जाए, ठीक है। इसका नाम क्या है, साइक्लोब्यूटाडाइन, ठीक है। इसका नाम क्या है, साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन। साइक्लो ऑक्टा मतलब 8 कोनों वाला साइकिल, और उसके बाद एक टेट्राइन मतलब कि 4 डबल बॉन्ड होंगे। अब ये क्या है इस केस के अंदर, एंटी एरोमेटिक। क्यों, 2 4 6 8 8 पाई इलेक्ट्रॉनों के साथ मोबियस रूल फॉलो होता है या एंटी एरोमेटिसिटी रूल ऑफ हकल फॉलो होता है। तो ये 8 पाई इलेक्ट्रॉनों के साथ क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक। लेकिन एंटी एरोमेटिक तो हाईली अनस्टेबल होते हैं, तो फिर ये क्या करता है, अपनी प्लेन चेंज करता है, प्लेन चेंज। जब ये प्लेन चेंज करता है तो पहले ये अगर इस तरह प्लेनर है जैसे मेरा हाथ है, तो फिर ये अपने आप को टब शेप कर लेगा, ठीक है। टब शेप कैसे बनाएंगे, इस तरह, ठीक है ना। अगर इसको ऐसे प्लेन में माना जाए तो एक साइड इस तरह, ये एक साइड इस तरह, ओवरऑल इसने अपनी क्या कर ली है, प्लेन चेंज कर लिया, ठीक है, ये इस तरह। तो नॉन प्लेनर हो चुका है ये। जब नॉन प्लेनर हो चुका है तो नॉन एरोमेटिक हो चुका है, ठीक है। अब ये वाला क्या है नेक्स्ट, इसका तो sp3 कार्बन आ चुका है, मतलब कि कॉन्जुगेशन नहीं है, तो ये नॉन एरोमेटिक। ये वाला क्या हो जाएगा, अलग रिंग एरोमेटिक 6 पाई इलेक्ट्रॉनों के साथ, अलग से रिंग एरोमेटिक 6 पाई इलेक्ट्रॉनों के साथ, तो ये ओवरऑल क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। ओपन क्या हो जाएंगे, नॉन एरोमेटिक, ठीक है, क्योंकि क्लोज्ड ही नहीं है, ठीक है बात। तो इस तरह हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड की आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं अगर वो 4 कंडीशंस हमारे पास मौजूद हों, एरोमेटिसिटी की और दूसरा एंटी एरोमेटिसिटी की। स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखा जाए तो एरोमेटिक सबसे ज़्यादा स्टेबल, फिर नॉन एरोमेटिक और एंड में सबसे ज़्यादा अनस्टेबल एंटी एरोमेटिक। चीज़ों की कोशिश होती है कि वो एंटी एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक से एरोमेटिक बन जाए। ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक और क्लास है हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड्स के अंदर, उनको बोला जाता है एन एनोलिन्स, ठीक है। एन एनोलिन से क्या मुराद है कि कुछ हमारे पास ऐसे कंपाउंड्स में जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन का रेशो इक्वल होता है, उनका जनरल फार्मूला होता है CnHn, मतलब जितने कार्बन उतने ही हाइड्रोजन हों, तो उनको बोला जाता है एनोलिन्स। लेकिन एक कंडीशन है कि n शुड बी इक्वल टू आर ग्रेटर देन 10, ठीक है। मतलब कि जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, n से क्या मुराद है, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, वो या तो 10 हों या 10 से ज़्यादा हों। बेंजीन का क्या फार्मूला है, C6H6, तो उसको हम लोग एनोलिन नहीं बोलेंगे, ठीक है। एनोलिन के लिए शर्त क्या है कि 10 या 10 से ज़्यादा पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, ठीक है।
तो n क्या शो करता है, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब सबसे पहले आता है हमारे पास 10 एनोलीन, 10 को ब्रैकेट में लिखेंगे, एनोलीन। ठीक है, 10 एनोलीन कैसे ड्रा करेंगे, ये इस तरह कार्बन 10 कार्बन होंगे हमारे पास और 10 ही हाइड्रोजन होंगे और पाई इलेक्ट्रॉन ये इस तरह होंगे हमारे पास। ठीक है, 1 2 ये इस तरह। ठीक है, अब अगर इसके बारे में बताना है कि एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है, तो पेरिफेरी कवर करेंगे। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ ये एरोमेटिक है, लेकिन ये एरोमेटिक नहीं है, बल्कि क्या होता है कि यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन होते हैं, ये हाइड्रोजन आपस में रिपल्शन लगा रहे होते हैं, ये वाला हाइड्रोजन और यहाँ पे लगा हुआ एक हाइड्रोजन। ठीक है, यानी कि ये दोनों हाइड्रोजन क्या है, अगर ये प्लेन, मेरा हाथ को आप प्लेन माने, तो एक हाइड्रोजन ऊपर निकलता है और दूसरा भी उसके साथ ही ऊपर निकलता है, जिसकी वजह से ये स्ट्रक्चर प्लेन नहीं रहता बल्कि थोड़ा सा इस तरह का बन जाता है, लाइक उभार बन जाता है इसके अंदर। ठीक है, अगर ये स्ट्रक्चर इस तरह माना जाए, इस तरह का एक प्लेट लाइक, तो ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, मतलब कि 2 हाइड्रोजन रिपल्शन करते हैं ये इस तरह, ये हाइड्रोजन की रिपल्शन और ये हाइड्रोजन की रिपल्शन। तो ये लॉस ऑफ प्लेनैरिटी की वजह से, ठीक है, ड्यू टू लॉस ऑफ प्लेनैरिटी, ठीक है, दिस बिकम नॉन एरोमेटिक। ठीक है, पेरिफेरी के लिहाज से देखा जाए, जो कि असूल है देखने का एरोमेटिक कंपाउंड्स को, तो एरोमेटिक होना चाहिए था, लेकिन एक्सपेरिमेंटली क्या निकला है, नॉन एरोमेटिक। और उसकी रीज़न क्या है, दीज 2 हाइड्रोजन रिपेल ईच अदर, जिसकी वजह से ये स्ट्रक्चर नॉन प्लेनर हो जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर देखें आपके पास सेकंड पे 14 एनोलीन। ठीक है, 11 12 13 वाले एग्जिस्ट नहीं करते, 14 वाला एग्जिस्ट करता है। और कैसे ड्रा करेंगे, 14 कार्बन्स, ये इस तरह, इस तरह। ठीक है, यहाँ पे डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल आपके पास। ठीक है, इसको बोला जाएगा 14 एनोलीन। और इसकी अगर एरोमेटिसिटी चेक करनी है आप लोगों ने, तो पेरिफेरी देखेंगे इस तरह जाके। ठीक है, इस तरह कितने पाई इलेक्ट्रॉन हैं, 2 4 6 8 10 12 14। तो 14 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ ये क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। ठीक है ना, एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद होता है हमारे पास थर्ड पे 18 एनोलीन। इसको कैसे ड्रा करना है आपने, ठीक है, इस तरह करके। ठीक है, उसके बाद इस तरह करके, इस तरह। ठीक है, अब ऐसे डबल सिंगल 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 डबल सिंगल। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, 18 एनोलीन। ठीक है, मतलब कि कार्बन भी 18 ही और उसके बाद पाई इलेक्ट्रॉन भी 18 ही और हाइड्रोजन भी 18 ही। क्लोज्ड है, कॉन्जुगेटेड है, तो इलेक्ट्रॉन गिन लेंगे पेरिफेरी घूम के, 2 4 6 8 10 12 14 16 18। तो 18 पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ ये क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। ठीक है, मतलब कि एनोलीन सब की सब क्या होती हैं, जितनी भी एग्जिस्ट करती हैं वो एरोमेटिक होती हैं। सिर्फ एक ही एक्सेप्शन है 10 एनोलीन वाला, और वो भी क्योंकि ये जो साइक्लिक रिंग है ये छोटी होती है, तो फिर ये आपस में रिपल्शन लगाते हैं। इनके हाइड्रोजन अगर देखा जाए, ये वाले हाइड्रोजन, तो वो क्या होते हैं, इतना रिपल्शन नहीं लगा रहे होते, जिसकी वजह से ये सारे एरोमेटिक हैं। हाँ, अगर इस हाइड्रोजन की जगह को बड़ा बल्कि ग्रुप लगा दिया जाएगा, लाइक मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल वगैरह वगैरह, तो फिर ये आपस में रिपल्शन स्टार्ट कर देंगे, जो स्ट्रक्चर को नॉन प्लेनर बना देंगे, और फिर वो क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। लेकिन सिंपल एनोलीन के केस के अंदर वो सब की सब एरोमेटिक निकलती हैं। ठीक है,
क्योंकि इनका काफ़ी ज़्यादा एरिया बन जाता है, तो ग्रुप रिपल्शन नहीं कर पाते, जिसकी वजह से प्लेन में रहते हैं। लेकिन वो क्या है, इतना क्लोज स्ट्रक्चर है कि हाइड्रोजन भी वहाँ पे रिपल्शन कर पाते हैं, तो दैट इज़ एन एक्सेप्शन ऑफ एनोलिन। ठीक है, तो इसको भी आप नोट कर लेंगे। अगर अब हम लोग देखें NMR डेफिनेशन ऑफ एरोमेटिसिटी, NMR से मुराद है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, ठीक है, स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, ये एक टेक्निक है जिसके अंदर रेडिएशन या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया जाता है, और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी अगर कंपाउंड को रखा जाए तो जब मैग्नेटिक फील्ड पास होती है कंपाउंड में, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे चल रही है, ट्रांसफार्मर रखा हुआ और आपने कंपाउंड को ऐसे रखा है, तो जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये वाले, ये घूमना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, अगर रेजोनेंस का आइडिया पढ़ने के बाद भी आप सोच रहे हैं कि पाई इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहे होते हैं इन ऑर्बिटल्स के अंदर, वो बात गलत है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डिस्पर्स रहने के अंदर और घूमने के अंदर फ़र्क है। मतलब 6 ऑर्बिटल्स हैं पाई इलेक्ट्रॉन पैरेलल पी, उसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन फैले हुए हैं, ठीक है, डिस्पर्स्ड हैं, घूम नहीं रहे। ठीक है, और रेजोनेंस की थ्योरी यही कहती है कि ये डिस्पर्स्ड रहते हैं, घूम नहीं रहे होते। अगर ये घूम रहे होते, क्योंकि घूमता हुआ जो अगर चार्ज पार्टिकल है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चार्ज हैं, तो वो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करे, तो फिर बेंजीन के सोल्यूशन को अगर हाथ लगाएं तो करंट लगना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन स्टैटिक हैं लेकिन डिस्पर्स्ड हैं। अगर इस बेंजीन रिंग को इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लेके आया जाता है, ये इलेक्ट्रॉन स्टैटिक होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जब इसके साथ इंटरेक्ट करती है पाई इलेक्ट्रॉनों के लूप के साथ, तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉनों क्लाउड है ये रोटेट करना स्टार्ट कर देता है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे गुजर रही हैं और ये रिंग है, तो उसका जो पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है ये इस तरह घूमना स्टार्ट कर देता है। अगर रिंग को हटा लेंगे मैग्नेटिक फील्ड में, फिर ये रुक जाएगा। जब रिंग को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो इंड्यूस्ड करंट जनरेट होगा, मतलब कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स रोटेट करना स्टार्ट कर देंगे। तो इससे पता चल जाता है कोई चीज़ एरोमेटिक है या नहीं है, हमें सिग्नल मौजूद होता है। ठीक है, रेजोनेंस की थ्योरी क्या बताती है कि इलेक्ट्रॉन डिस्पर्स्ड रहते हैं लेकिन स्टैटिक हैं। लेकिन अगर चेक करना है एरोमेटिक है कि नहीं, आप क्या करेंगे, उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखें। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखने से अगर तो पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इंड्यूस्ड करंट जनरेट करे, इसको बोला जाता है, जब इलेक्ट्रॉन घूमते हैं तो इसको बोला जाता है इंड्यूस्ड करंट जनरेट करना, तो उस केस के अंदर वो एरोमेटिक होगा, क्योंकि वो क्या होंगे, फिर वो हर एक कार्बन के ऊपर इक्वली डिस्पर्स होंगे। ठीक है, अगर बेंजीन को देखा जाए इसकी ऑर्बिटल डायग्राम, तो ये वाली ऑर्बिटल डायग्राम है। मतलब कहने से ये, अगर मेरा हाथ रिंग है तो ऊपर भी एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, क्योंकि ऑर्बिटल इस तरह पड़े हैं जैसे मार्कर्स हैं। ठीक है, तो वो आपस में ओवरलैप किया हुआ है और नीचे उन्होंने आपस में ओवरलैप किया हुआ है, मतलब कि प्लेनर रिंग है। ये मैंने यहाँ पे शो किया हुआ है। ठीक है, बेंजीन का रेजोनेंस हाइब्रिड कैसा है, ऐसा है। ठीक है, अब ये हाइब्रिड कैसे आया है, इन सारे स्ट्रक्चर से मिलके, क्योंकि ये क्या है, सब के सब कैनोनिकल फॉर्म, इनमें कुछ मेजर कंट्रीब्यूटर होंगे, कुछ माइनर कंट्रीब्यूटर होंगे। मेजर कंट्रीब्यूटर कौन कौन से हैं, ये वाले जो कि कैक्यूल ने स्ट्रक्चर दिए थे। मेजर कंट्रीब्यूटर ही ज़्यादा स्टेबल होते हैं इन सब में से, तो मेजर वाले क्या होते हैं, ज़्यादातर इसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्क्राइब करते हैं, और माइनर वाले बहुत कम इसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्क्राइब करते हैं। ये वाले स्ट्रक्चर को रिएक्शंस में इस्तेमाल करते हैं। इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम लोग एक हाइपोथेटिकली शो कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, स्टैटिक बॉन्ड हैं, इनको रिएक्शन में शो किया जाएगा। इसका परसेंटेज 40%, इसका भी 40%, 6% ये, 6% ये, 6% ये, 40, 40, 80, 80 और 18, 98, 1% लगभग ये रहते हैं हमारे पास, या 1% से भी कम। तो ओवरऑल मिला जुला के ये क्या कर रहे होते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ठीक है, यही ज़्यादा लिए जाते हैं इस्तेमाल में, क्योंकि ये क्या है, मेजर कंट्रीब्यूटर रेजोनेंस थ्योरी में हमने देखा था, मेजर कंट्रीब्यूटर आर मोस्ट स्टेबल, और वही ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं इस स्ट्रक्चर को बनाने के अंदर। ठीक है, ये क्या है, माइनर कंट्रीब्यूटर्स है, और ये क्या है, वेरी माइनर कंट्रीब्यूटर्स, ये मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने दिए थे। बस ओवरऑल बात याद रखनी है कि अगर किसी आप सिस्टम को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखें, क्या है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखें, तो वहाँ पे अगर इंड्यूस्ड करंट आई जनरेट हो, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों के घूमने से, या अगर ऐसा माने फिजिक्स के प्रिंसिपल के तहत कि अगर चार्ज्ड पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चार्ज्ड हैं, फैले हुए ऑर्बिटल्स के अंदर। अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाएगा तो वहाँ पे
इंड्यूस्ड रिंग करंट यानी कि आई जनरेट होगा। जब करंट थोड़ा सा जनरेट होगा तो डिटेक्टर हमें बताएगा कि यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं और वो एरोमेटिक सिस्टम है, तो हमें पता चल जाएगा कि ये हमारे पास एरोमेटिक सिस्टम है। तो इस तरह एक्सपेरिमेंटली हम लोग डिटरमिन करते हैं कि कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं है। मान लें कोई ओपन चेन स्ट्रक्चर रखेंगे तो ये क्लोज सर्किट नहीं बनेगा। जब क्लोज सर्किट नहीं बनेगा तो रिंग करंट ही जनरेट नहीं होगा, वो नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। मान लें कोई चीज़ प्लेनर नहीं है तो ऑर्बिटल इस तरह एक प्लेन में नहीं होंगे तो वो घूम नहीं सकेंगे। बस ओवरऑल एक और चीज़ याद रखनी है कि इसी तरह मैग्नेटिक फील्ड के बिना इलेक्ट्रॉन घूम नहीं रहे होते। ठीक है, कई टीचर्स भी गलत बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं, रेजोनेंस इलेक्ट्रॉन का घूमना है, ये बात गलत है। डिस्पर्सल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पैरेलल p ऑर्बिटल्स इज कॉल्ड एज रेजोनेंस, नॉट रोटेशन और हम लोग बोल सकते हैं सर्कुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पैरेलल p ऑर्बिटल। रेजोनेंस में क्या होता है, एटम्स के ऊपर चार्ज डिस्पर्स हो जाता है, डेल्टा चार्ज आ जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कब घूमेंगे, किसी चीज़ के इन्फ्लुएंस में घूमते हैं, और वो इन्फ्लुएंस क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। मतलब मैग्नेटिक फील्ड में इसको रिंग को रखें, इलेक्ट्रॉन फिर घूमना स्टार्ट करेंगे। अगर इस बेंजीन रिंग को इससे निकाल लेंगे तो इलेक्ट्रॉन फिर रुक जाएंगे। ठीक है।